आज के हिंदी दिवस समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री, समिति के सभी सदस्य, राज्यसभा के उपाध्यक्ष महोदय, विद्वत जन और आज इस विशाल सभागार में एक भी सीट खाली नहीं है, इस तरह से उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले इस भव्य और भारतीय संस्कृति के प्रतीक ऐसे भारत मंडपम में मैं हिंदी दिवस समारोह में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज का दिन हीरक जयंती का दिन है। 75 साल से हम एक यात्रा लेकर निकले हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर हिंदी के माध्यम से देश की सारी स्थानीय भाषाओं को जोड़कर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं, अपना साहित्य, अपनी कला और अपने व्याकरण को भी संरक्षित और संवर्धित करने का ये संकल्प लेकर आप निकले हैं। ये 75 साल की यात्रा मुझे लगता है कि अब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की अंतिम पड़ाव पर खड़ी है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे। मित्रों, आज अनेक कार्यक्रम यहां हुए। राजभाषा स्मारिका का लोकार्पण हुआ, स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी लोकार्पित की गई। भारतीय भाषा अनुभाग इसका शुभारंभ किया गया। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो छोटा सा बीज बोने के आप साक्षी बने हैं, आने वाले कुछ ही सालों में ये बीज वट वृक्ष बनकर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग एक प्रकार से राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा, क्योंकि राजभाषा का प्रचार और प्रसार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इसके साथ संवाद प्रस्थापित न करें। कई सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि हिंदी का स्थानीय भाषाओं के साथ स्पर्धा है। मैं आज इस मंच से बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कभी स्पर्धा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है। इसमें स्पर्धा होने का सवाल ही नहीं। हिंदी और सभी स्थानीय भाषाएं एक प्रकार से एक दूसरे की पूरक है और इसलिए हमने निर्णय किया है कि भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से हिंदी और सभी स्थानीय भाषाओं के बीच का संबंध मजबूत किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। कोई भी लेख, कोई भी भाषण, कोई भी साहित्य का प्रकार हिंदी में है तो इसका भावानुवाद हमारा राजभाषा अनुभाग देश की सभी भाषाओं में करेगा और देश की सभी भाषाओं के साहित्य, लेख और भाषणों का अनुवाद हिंदी में भी होगा, भावानुवाद भी हिंदी में होगा। और ये मैं मानता हूं ये समय की जरूरियात है।
मित्रों, आज कई प्रकार के परिमाणों से हिंदी को समृद्ध करने के लिए पुस्तकों का भी प्रकाशन हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक की पुस्तक, जो बैंक के कामकाज में राजभाषा का उपयोग, इसके लिए भाषा संगम, इसको लोकार्पण किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिकी और रक्षा और रक्षेतर शब्दावली का लोकार्पण किया गया। हिंदी कहावत कोश, मेरा सभी हिंदी प्रेमियों के आग्रह है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, अंशुली जी ने मुझे 5 दिन पहले दिया था। डॉक्टर शरद अग्रवाल के पुस्तक को अगर आप पढ़ लेंगे तो बोलचाल की हिंदी भाषा बहुत समृद्ध हो जाएगी। डीआरडीओ, विज्ञान व विहान, वो भी एक प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में राजभाषा को मजबूत करने वाला पुस्तक है। राजभाषा की सेवा करने वाले ढेर सारे लोगों को राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार भी दिया गया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं लंबा बोलना नहीं चाहता, मैं आपका मूड देख रहा हूं, परंतु मैं एक बात पर जरूर कहना चाहता हूं। जब मुगलों का शासन लंबे समय तक चला, तब इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में स्वाभाविक रूप से स्वराज के लिए लड़ाई शुरू हुई। पंजाब में भी हुई, राजस्थान में भी हुई और सुदूर दक्षिण में महाराष्ट्र में भी हुई। जब युवा शिवाजी को उसके साथियों ने पूछा कि शिवा, आपका उद्देश्य क्या है लड़ाई का? हमारे पास ना संसाधन है, ना साधन है, ना सेना है, ना हथियार है, इतने बड़े साम्राज्य के सामने किस उद्देश्य से लड़ना है? तब उन्होंने 3 उद्देश्य कहे थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, ये तीनों को जो समाहित नहीं करता, अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से मुक्त नहीं करता। और इसलिए स्वराज के व्याख्या में ही स्वभाषा समाहित। जो देश, जो प्रजा अपनी भाषाओं की रक्षा नहीं कर सकती, वो अपने इतिहास से भी कटती है, अपने साहित्य से भी कटती है, अपने संस्कार से भी कटती है और आने वाली पीढ़ियां गुलामी की मानसिकता के साथ आगे बढ़ती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हम स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के ये शिवाजी महाराज के सिद्धांत पर बल देकर काम करें। और मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा पर बल देने का काम किया है। और प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में, बच्चे की मातृभाषा में हो, ये बहुत जरूरी समझा गया है और उस पर बहुत प्रयास किए गए। मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की, अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। इसके सोचने की भाषा अपनी मातृभाषा है और उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है। और मैं मानता हूं कि आज का दिन भारत की सभी भाषाओं को मजबूत करना है और राजभाषा को देश की संपर्क भाषा बनाने का दिन है, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं में ही अपने देश का कामकाज कर पाए। हिंदी की ये यात्रा कई सारे 1000 साल पुरानी है। सिद्धों और नाथों की भाषा के रूप में जानी जाती थी, फिर खड़ी बोली आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर खड़ी बोली आई और बाद में हिंदी का स्वरूप आया। और मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। सन 57 की क्रांति विफल जाने के कई कारण हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण था
की संपर्क भाषा ही नहीं थी। इसके कारण सन 57 की क्रांति विफल हो गई थी। और आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारा देश एकमात्र देश है जो जियो पॉलिटिकल देश नहीं है, भू राजनीतिक देश नहीं है। हमारा देश जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है। हमारे देश को जोड़ने वाली अगर कोई कड़ी है तो संस्कृति। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर भी मणिपुरी नृत्य के अंदर आपको कृष्ण मिलेगा। दक्कन में चले जाइए तो भी कृष्ण मिलेगा। गुजरात के रास में चले जाइए तो भी कृष्ण मिलेगा। हम संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है, जियो कल्चर देश है। अगर हमारे देश की एकता संस्कृति से बनी है तो हमारी संस्कृति भाषाओं से जुड़ी है और भाषाओं से बनी है। जिस दिन हम हमारी भाषाओं को गंवा देंगे, इस देश की एकता पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। इसीलिए ढेर सारे आजादी के हमारे संघर्ष के नेताओं ने हिंदी को न केवल राजभाषा बनाया, इसके उपयोग को बहुत महत्व भी दिया और उसका प्रचार प्रसार भी किया। और हिंदी के लिए काम करने वाले ढेर सारे लोग, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राजा जी हो, अंबेडकर जी हो, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर आयंगर, ये कोई हिंदी भाषी नहीं थे। ये सारे नेता, उनकी मातृभाषा अलग थी, मगर वो समझते थे कि हिंदी भाषा देश को एक करने का माध्यम है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाकर उन्होंने राजभाषा का स्वरूप दिया। और के.एम. मुंशी आयंगर फॉर्मूला आया, जिसके तहत आज राजभाषा हुए हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी भाषाओं को कौन बचा सकता है? यहां बैठे हुए विद्वत जन बचा सकते हैं? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, नहीं बचा सकते। सरकार तो बचा ही नहीं सकती। हमारी भाषाओं को बचा सकता है, अगर कोई बचा सकता है तो मां ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। हर परिवार के अभिभावक तय करे कि हम बच्चे के साथ हमारी मातृभाषा में ही बात करेंगे। अगर इतना तय कर ले तो कोई हमारी भाषाओं को समाप्त नहीं कर सकता और हमारी भाषाएं चिरकाल तक देश और दुनिया की सेवा करती। आज जरूरत है हमारे देश के अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने की, मातृभाषा को सीखने के लिए उनको प्रेरणा देने की। और मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं, आप बच्चों के विकास की चिंता कर कर किसी अन्य भाषा की शरण में जाने के लिए मत समझाइए। आने वाला समय भारत की भाषाओं का है, राजभाषाओं का। और मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को बताना चाहता हूं, अब इस देश को किसी भी प्रकार की गुलामी में कोई नहीं रख सकता और भाषा की ये गुलामी में तो कभी नहीं रख सकता। और इसलिए राजभाषा दिन आज है और आप हम सब चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में यहां पर एकत्रित हुए हैं। उस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजभाषा विभाग ने बहुत काम किया है। हिंदी को लचीली बनाने का भी काम किया है, हिंदी को स्वीकृत बनाने का भी काम किया है। कई सारे हिंदी के विद्वानों ने मुझे फोन भी किए कि अमित भाई, हिंदी को क्यों दूषित कर रहे हो? मैंने बोला, हिंदी कभी दूषित नहीं हो सकती। ये तो ऐसी गंगा है, जितने भी आएंगे सब इसके अंदर बहेंगे और हिंदी पवित्र की पवित्र रहेगी। कई सारे शब्द हिंदी में नहीं है, हमारी अन्य भाषाओं में है, हम इसको स्वीकार कर ले। हिंदी अगर इसको स्वीकार करती है तो हिंदी के कई शब्द हमारी स्थानीय भाषाएं भी स्वीकार करें। इसलिए हमने शब्द सिंधु जो बनाया है, इसमें एक भी भारत की भाषा नहीं है जिसके शब्द को हमें समाहित नहीं किया। और हमारी भाषा और हमारी देश की जनता एक
कई सारी संस्कृतियों को हजम करते 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 हमारी संस्कृति बनी है। टेक्निक से तकनीक कब हो गया किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, इंजीनियर से इंजीनियर कब हुआ किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, और हिंदी भाषा समृद्ध हुई है। हमने हिंदी को स्वीकार्य बनाना चाहिए, लचीली बनाना चाहिए और बोलचाल की भाषा भी बनाना चाहिए। वो ही हिंदी की आगे की यात्रा को लंबा, स्पष्ट और मक्कम गति से तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली भाषा बना सकता है। शब्द सिंधु का हमारा जो प्रयोग है वो अभी अधूरा है, इस पर और काम चल रहा है और मेरे मन में इच्छा है कि अगले चुनाव के पहले हिंदी का शब्द सिंधु, हमारा शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश बनेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। यहां पर कई विद्वानों ने हिंदी के शिक्षा में प्रयोग पर, हिंदी के टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के प्रयोग पर, हिंदी के न्याय पालिका में प्रयोग पर कई सारे सुझाव दिए हैं। मगर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ये सभी दिशाओं में आज मक्कमता के साथ, धैर्य के साथ काम कर रही है। हम हिंदी को बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं चाहते, सामाजिक स्वीकार्यता के साथ हिंदी बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी निर्णय लिया है, ढेर सारे जजमेंट्स का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। इसके साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, ये चारों राज्यों ने आज तबीबी शिक्षा को संपूर्ण हिंदी अभ्यासक्रम तैयार कर दिया है और मध्य प्रदेश में आज बच्चे चौथे सेमेस्टर में हिंदी में तबीब बनने का, डॉक्टर बनने का काम कर रहे हैं। वो हम सब के लिए बड़ा संतोष का विषय है। लगभग भारत की 13 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने के कगार पर है और आने वाले दिनों में अनुसंधान की भाषा भी निश्चित रूप से हिंदी बनेगी। इतना मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और ये हमारा रोडमैप मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर विश्वास के साथ और गौरव के साथ पूरी दुनिया को हिंदी में संबोधित कर हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने का काम। जब अटल जी ने यूएन के जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया तब दुनिया अचंभित रह गई थी। आज मैं हिंदी प्रेमियों को बताना चाहता हूं कि आज हम यूएन की लैंग्वेज बन चुके हैं और 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा भी हम बन चुके हैं। हिंदी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। जरूरत है कि हम स्वयं हिंदी के महत्व को समझे, हमारी मातृभाषा के महत्व को समझे, हमारी नई पीढ़ी को मातृभाषा बोलना, पढ़ना, इसके साहित्य की वांचन की रुचि करना और साहित्य में रुचि खड़ी कर बच्चे को मातृभाषा का विद्वान बनाना, इस दिशा में हम सब ने काम करने की जरूरत है। आज मैं इस मंच से देश भर के सभी स्थानीय भाषाओं के प्रेमियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि हिंदी भारत की किसी भी भाषा के साथ स्पर्धा नहीं कर सकती है। भारत की भाषाएं भी हिंदी से ही मजबूत हो सकती है और हिंदी भी भारतीय भाषाओं से ही मजबूत हो सकती है। और अंत में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी गृह मंत्रालय की सभी फाइलों को हिंदी में मुझ तक पहुंचाने में 3 साल लगे हैं। हम हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाएं। मगर आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं, मेरे दोनों मंत्रालय में एक भी फाइल, एक भी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में नहीं होता है।
हिंदी में होगा। अगर हम तय कर ले तो संवाद कभी नहीं होता है। भाषा ये अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति अपनी भाषा में जब होती है तब मुखर कर होती है। आने वाले दिनों में कई नए इनिशिएटिव है, मैं आज बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संचार विभाग ने जो डाक टिकट जारी किया है 75 साल की हिंदी की यात्रा पर, इसलिए मैं संचार विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और वित्त विभाग ने जो सिक्का जारी किया है हिंदी की 75 साल की यात्रा पर, वित्त विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। जो विद्वत जन देश भर से यहाँ आए हैं, उन्होंने हिंदी के महत्व, हिंदी की जरूरियात और हिंदी के भविष्य पर ढेर सारे सुझाव दिए हैं। मेरे विभाग के लोगों ने इसको लिखे भी हैं। आपका ये सुझाव निश्चित रूप से हमें हिंदी को मजबूत करने में काम में आएगा। फिर से एक बार आज के दिन पर सभी हिंदी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम।